हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं, विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये चैप्टर इसलिए इंटरेस्टिंग है यार, क्योंकि केमिस्ट्री की जो असली शुरुआत होती है वो इसी चैप्टर से होती है। यहाँ पर आप केमिकल्स की कंपोजिशन में छेड़छाड़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक कंपोजिशन दूसरे से रिएक्ट करके कुछ तीसरा प्रोडक्ट बनाता है। अभी तक जो भी आप 9th में चीज़ें पढ़ के आए थे वहाँ पर कोई भी रिएक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बस आपको जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बताया जाता है आपको कि क्या होती है किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन अब केमिकल कंपोजिशंस की बात आपसे की जाएगी, असल में केमिस्ट्री की शुरुआत होगी। तो बेसिकली यहाँ पर दो पार्ट आपको देखने को मिलेगा, केमिकल रिएक्शन और उनकी इक्वेशन। तो रिएक्शन आप अगर बात कर रहे होंगे तो केमिकल रिएक्शन है क्या? तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर केमिकल बॉन्ड्स which exist between the reactants, and then rearrangement of atom take place and form a new product which is called as with new chemical property which is called as product। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर देख पा रहे होंगे कि हमने एक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को क्या किया है, कंबाइन करा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के हमारे सामने आया। बेसिकली बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भी आप इसको बोल सकते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट आपने हजारों बार देखा होगा कि हम किसी भी मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, बर्न कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, एक पाउडर के फॉर्म में बन के आता है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, एक्चुअली दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। मैग्नीशियम एक अलग एटम है भाई, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनकी दोस्ती अलग है। और सबसे खास बात क्या है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आएगा वो इस मैग्नीशियम और इस ऑक्सीजन दोनों से डिफरेंट प्रॉपर्टी कैरी करेगा। तो बेसिकली जो आप यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है कि जहाँ पर ये एरो दिख पा रहे हो, ये हमें ट्रांजिशन दिखाता है। इसके पहले की जो भी चीजें आती हैं वो सब कुछ किस में आती हैं, रिएक्टेंट में आती हैं। और इसके जैसे पूरे की बाद की बात करूं तो इसके बाद में सारी चीजें किस में आती हैं, प्रोडक्ट में आती है। तो ये एरो क्या दिखाता है कि कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। तो कोई भी चीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है, ये दिखाने का तरीका है। तो रिएक्टेंट क्या क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और प्रोडक्ट क्या क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और भी कुछ होता तो वो भी प्रोडक्ट में ही आता। तो चेंजेस बेसिकली हम नेचुरली अगर देखें तो हम एटमॉस्फेयर में दो तरीके की देखते हैं, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है भाई, जिसमें सिर्फ उसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन वहां पर नहीं हो रही होगी। जैसे आप शेप की बात कर रहे हो, साइज की बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे मेटल है, पीट के हमने उन्हें क्या कर दिया, अलग से मेटल पीट के एक अलग शेप में ला दिया, ठीक है। पहले मेटल था स्क्वायर शेप का, उसको पीट के हमने एक प्लेट के फॉर्म में ले आए, तो वो फिजिकल चेंज है। या फिर लकड़ी की बात करें तो लकड़ी के एग्जांपल से समझ लेते हैं। फिजिकल चेंज की अगर मैं बात करूं आपसे तो कटिंग ऑफ वुड, अगर आप वुड को कट करते हैं दैट इज जस्ट अ फिजिकल चेंज। क्यों? यू आर जस्ट कटिंग, है ना। ओवरऑल वो है तो लकड़ी ही, आप कट करो या फिर एज इट इज छोड़ दो। केमिकल चेंज की बात करूं तो अगर आप उसको बर्न कर देते हो, ठीक है, बर्न कर देते हो, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। वो कार्बन है, कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। कार्बन क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। आफ्टर दैट वो बर्न करके न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म कर देता है। फिर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कंपोजिशंस की चेंज आई। तो यहाँ पर अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये रिवर्सिबल होती हैं। बेसिकली मोस्टली आप देखेंगे रिवर्सिबल इन द सेंस कि भाई आप इसको रिवर्स कर सकते हो। बट केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, ये इनको वापस नहीं ला सकते हो आप। जैसे आप रिवर्सिबल की बात करूं तो कटिंग ऑफ फूड से देखो कि ये भाई है तो लकड़ी ही, वो रिवर्सिबल है, लकड़ी ही एक तरीके से रिवर्स कर सकते हो। जैसे या फिर एग्जांपल ले लीजिए पानी का, पानी को आइस बनाइए या फिर वाटर बनाइए, ये कन्वर्जन क्या है भाई, फिजिकल प्रोसेस है, बस जस्ट उसका हम स्टेट चेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मिल्क है, मिल्क कर्ड में चेंज हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। एक बार दही बन गई दूध तो फिर वो दही नहीं बन पाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर लेते हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो सबसे पहले केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है चेंज इन कलर। कभी भी कोई रिएक्टेंट अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जो नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आ रहा है, अगर उनके कलर में चेंज आया, इट्स वेरी सिमिलर कि आपकी जो वहां पर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। जैसे यहाँ पर KMnO4 प्लस साइट्रिक एसिड जब भी करेगा वो क्या करेगा, पिंक कलर दे देगा, ठीक है। और इस तरीके के रिएक्शंस में यहाँ पर देखिए लेड आयोडाइड बना है, ये भी येलो कलर का हो जाता है। तो इनिशियली इनका कलर कुछ और था, यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट इनिशियली कुछ इनका कलर और था, बाद में ये येलो कलर का हो गया। इट मींस यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हुई। आप देख भी पा रहे होंगे कि लेड के साथ नाइट्रेट जुड़ा हुआ था, यहाँ पर पोटेशियम के साथ आयोडाइड जुड़ा हुआ था, बट बाद में यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती टूट गई और आयोडाइड आके दोस्ती कर लिया है लेड से। तो पुरानी दोस्ती टूट गई, नई दोस्ती की फॉर्मेशन हुई। और जब भी ऐसा होता है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। दूसरा, चेंज इन स्टेट,
चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड वैक्स था, ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट कराया, बर्न कराया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और वाटर निकल गया। यहाँ पर भी कंपोजिशन में चेंज आया, यहाँ पर भी कार्बन का कुछ कंपोजिशन रहा होगा जो कि कार्बन जल के क्या हो गया, इस तरीके की चीजें आ गई। या फिर आप मीथेन की बात कर सकते हो। तो सब कुछ यहाँ पर स्टेट चेंज, देयर इज चेंज इन स्टेट, सॉलिड स्टेट से देख पा रहे होंगे गैसेस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर दो तरीके से आप पता लगा सकते हो, इंडोथर्मिक रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन की जब भी मैं बात करूं तो आपको सिंपल सी बात देखो, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक में कॉमन फिनोमिना दोनों में है कि एनर्जी का चेंज। इंडोथर्मिक की आप बात करें तो जहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड हो, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़े, जबकि एक्सोथर्मिक की आप बात करो तो वहां पे एनर्जी निकल रही होती है। तो आपको यहाँ एक ग्राफ दिख रहा होगा, इसको छोटा सा हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। ये एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, बेसिकली रिएक्शन प्रोग्रेशन का ग्राफ हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया, टेम्परेचर दिखाया गया मैक्सिमम टेम्परेचर। तो अगर मैं बात करूं तो एनर्जी ये कि इसकी भाई रिएक्टेंट की है, और ये वाला जो पॉइंट है एनर्जी एट प्रोडक्ट है। तो आप देखेंगे एनर्जी किसकी ज्यादा है भाई, यहाँ रिएक्टेंट की कम होगी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, कम है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो भाई इनिशियली देखो क्या होता है, रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो अगर इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं यहां से यहां जा रहा है, तो बीच में कहीं आपने एनर्जी ऐड कर दिया, क्योंकि एनर्जी नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नाइदर कैन बी क्रिएटेड, इट जस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो हम बीच में एनर्जी अगर ऐड कर दें तो सिंपल सी बात है। तो ऐसे इंडोथर्मिक का ग्राफ इस तरीके का होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी नीचे और इसकी एनर्जी ये, और इसको जो ये वाली एनर्जी होती है इन दोनों के बीच की जो ये वाली, इसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, रिएक्शन करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इंडोथर्मिक क्या है भाई, टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द इंडोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड फॉर्म टू फॉर्म, ठीक है, वो आप बात अपनी अपनी जगह है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेसिकली इंडोथर्मिक का मतलब क्या है, जहां पर आप एनर्जी क्या दे रहे हो, स्टार्टिंग में ही दे रहे होते हैं एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ लाइट, इन फॉर्म ऑफ करंट, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी बात है। एक्सोथर्मिक जहां पर रिएक्शन में बाद में हीट क्या हो रही हो, निकल रही हो, एनर्जी निकल रही हो। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, यहाँ पर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। तो अगर दोनों का ये वाला रेशियो देखें तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कम है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। तो भाई रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में गया है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट से कुछ एनर्जी निकल गई होगी प्रोडक्ट में से, है ना। पहले क्या थी एनर्जी, इसकी भाई ज्यादा थी, इनकी कम थी, मतलब पहले जो यहाँ पर एनर्जी, कुछ एनर्जी प्रोडक्ट से निकल गई होगी, तो इसलिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई होगी। क्लियर बात। इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें तो रिएक्शन हो रही होगी और वहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस को दिखाने का तरीका ये है अप एरो से, ठीक है। और अगले बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली अलग अलग तरीके की होती है, जिनमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर इसे हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल कंपाउंड का जब फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके CH3OH बना रहा है, ठीक है। और ये कैटेलिस्ट है जो रिएक्शन की रेट को घटाता है, बढ़ाता है बेसिकली, ठीक है। कैटेलिस्ट अ केमिकल कंपाउंड विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कितनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी वो कैटेलिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कैटेलिस्ट कितना उसको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए सिंपल, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, एक सिंगल प्रोडक्ट के, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो अलग अलग प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा होगा। तो डिकम्पोजिशन किसी भी तरीके से हो सकता है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो अलग अलग पार्ट्स हम धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ऑल डिकम्पोजिशन, कोई भी एक सिंगल कंपाउंड जब अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट में टूटे तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, नाम से ही क्लियर है, ठीक है। और ये इंडोथर्मिक है क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा एनर्जी देनी ही पड़ती है किसी चीज को ब्रेक करने के लिए। तो एग्जांपल के तौर पर पोटेशियम क्लोराइड हमारे पास है, इसको हम तोड़ रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो हीट दे रहे हैं, बेसिकली ये किसका सिंबल है, हीट का सिंबल है, हीट आप दे रहे हो, इसको तोड़ के KCl+3O2 के फॉर्मेट में ला रहे हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ 3 टाइप, फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस और थर्मोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब जब हम सनलाइट या फिर किसी भी लाइट के प्रेजेंस में तोड़ रहे हो कंपाउंड को। इलेक्ट्रोलिसिस जब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में तोड़ रहे हो उसको, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। एंड थर्ड विज थर्मोल, जब हम उसको हीट देके तोड़ रहे हो तो थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर थर्मोलिसिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फोटोलिसिस आप देख पा रहे हो, हाइड्रोजन आयोडाइड को हम तोड़ रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड में, ठीक है। थर्मोलिसिस जब आयरन सल्फेट को हम तोड़ रहे हैं, रेड इज आयरन ऑक्साइड में प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड है ये, ठीक है। लेड नाइट्रेट को आप तोड़ रहे हैं हीट देके। इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का डिकम्पोजिशन या फिर सोडियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन जब भी आप करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आप दे रहे हो, ये तब टूट जाएगा हाइड्रोजन और
आपका वाटर को अगर डिकम्पोज करना है, तोड़ना है उसको, तो आपको सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देना पड़ता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगले टाइप की बात करें। डिस्प्लेसमेंट मतलब भाई कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही होगी, मतलब ए है और बी है, ठीक है, ए बी, और यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं ए और बी प्लस सी इस तरीके से है। तो बी को कौन हटा दे रहा है? ए हटा दे रहा है, मतलब बी को बोला कि तुम हट जाओ। ए क्या होगा, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे एग्जांपल अगर लें आप, तो ये क्या भैया, पहलवान है, ठीक है, पहलवान नंबर 1 है, पहलवान, और ये है पहलवान नंबर 2, ठीक है। तो हमें क्या करना भाई, ये पहलवान नंबर 1 को हटा के दूसरे को लाना है, तो कहीं ना कहीं ये वाला स्ट्रॉन्गर होगा, तो ये आएगा, इनको हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा, ए सी से बॉन्ड बना देगा, बी अकेला छोड़ देगा। तो जब भी सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसे सिंगल डी, एक कोई भी अगर सिंगल बच जाता है हमारे किस में, प्रोडक्ट में, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर दोनों के पेयर फॉर्म में, जैसे ए और सी आपस में पेयरिंग में है, बी सिंगल है, तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर कभी भी ऐसा होता है कि दोनों पेयर में, तो वो डबल डिकम्पोजिशन देखते हैं अभी हम आगे, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट तभी पॉसिबल है जब ए क्या हो, बी से स्ट्रॉन्गर हो। तो इसके लिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर एन एलिमेंट रिएक्ट विद अ कंपाउंड एंड टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पर जिंक देख सकते हैं, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा, तो जिंक सल्फेट यहाँ पर बना ले रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एक सिंगल कंपोनेंट बचा हुआ, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। बेरियम क्या करेगा, हाइड्रोजन से रिप्लेस करके सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन को अकेला नहीं छोड़ेगा, क्लोरीन के साथ छोड़ देगा। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट तो बना ही, लेकिन हाइड्रोजन भी पेयर्ड फॉर्मेट में क्लोरीन के साथ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट जैसा है, बट यहाँ पर अगर भाई तुमसे कुछ मैं छीन रहा हूँ तो आपको कुछ दे दे रहा हूँ, तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन सल्फेट छीना तो हाइड्रोजन को क्लोरीन बेरियम प्रोवाइड भी कर रहा है, ठीक है। अगले पार्ट की बात करें, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस इन रिएक्टेंट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज इफ ऑक्सीजन इज एडेड। देखो ऑक्सीडेशन की बात करें, अगर ए में मान लो कोई एक रिएक्टेंट है, इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। या फिर ए से हम क्या कर रहे हैं, माइनस हाइड्रोजन अगर रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन, तो इसे ऑक्सीडेशन बोलोगे, ठीक है। तो ये 10th लेवल पर। बाकी अगर आप इलेक्ट्रॉन की रिमूवल भी करते हैं उसे भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही बोलते हैं। जैसे एग्जांपल कॉपर में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का ये, जैसे कार्बन में भी अगर ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं तो ये CO2 बन रहा है, तो ऑक्सीजन की एडिशन कर रहे हो, ठीक है। और एग्जाम्पल में अगर हाइड्रोजन को तोड़ें तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, H2 + O2 निकल रहा है, तो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े थे, हाइड्रोजन को खींच लिया हमने अलग, ऑक्सीजन को अलग। तो ये भी एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप बोल सकते हो। बेसिकली ये बहुत है, बट ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। रिडक्शन की बात करें, सब्सटेंस इन विच सेड टू बी रिड्यूस्ड इफ ऑक्सीजन इज रिमूव। तो यहाँ पर लिखिए कि ए था, ए से हमने क्या किया, माइनस ऑक्सीजन कर दिया, रिमूव कर दिया, या फिर ए में क्या कर दिया हमने, हाइड्रोजन को जोड़ दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला जो है यहाँ पर, वो भी किसका, रिडक्शन का फॉर्मेट है, कि हाइड्रोजन किस में ऐड हो रहा है, क्लोरीन में, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रही हो, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों क्या हो रही हो, साथ में हो रही हो, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल के तौर से समझते हैं, MnO2 + HCl यहाँ पर हो रहा है। देखो Mn से ऑक्सीजन हटा लिया जा रहा है, ठीक है, और देखो ध्यान से, Mn से ऑक्सीजन हटाया गया, रिडक्शन प्रोसेस। Mn यहाँ पर अब ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरीन है उसके पास, और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है कि H2O, दैट इज योर, और सॉरी, और यहाँ पर क्लोरीन से हाइड्रोजन निकाल ले रहा हो, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ पर Mn से O2 आपने निकाला, MnCl2 बनाया, मतलब ऑक्सीजन रिमूवल, रिडक्शन रिएक्शन। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूवल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन की बात करते हैं कि जो आप नेचुरल लाइफ में डेली देखते हो, उसका बहुत बेटर एग्जांपल है कोरोजन ऑफ आयरन या फिर कोरोजन ऑफ सिल्वर की बात कर लेते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय कोरोजन है क्या, जब किसी भी मेटल का सरफेस ऑक्सीजन के थ्रू अटैक खाया जाता है। बेसिकली कब खाया जाता है, मॉइस्चर की कंडीशन में। जैसे आपने आयरन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा, ये मोस्टली आपकी रेनी सीजन में होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी एयर में होती है, तो कोरोजन के लिए मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, एयर, वाटर एक्सेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। तो जब भी कोई भी मेटल सरफेस ऑक्सीजन के द्वारा खाया जाता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, देन यू कैन सेड दैट द कोरोजन। इसका रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर सिल्वर की जो रस्टिंग होती है सल्फर के द्वारा होती है, ठीक है। रेंसिडिटी की बात करें, फूड आपने देखा होगा कि ब्रेड अगर ऐसे ही छोड़ दो काला पड़ जाता है, एप्पल आप छोड़ दोगे वो भी खराब होने लगता है ना, और जो भी चीज़ें आप देखते हो इस तरीके से खराब होने लगती हैं।
तो वो भी है कि वहाँ पर क्या होता है, जो उसमें फैट और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसलिए रेंसिडिटी बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी स्मेल खराब हो जाती है, ड्यू टू दैट रेंसिडिटी उसकी फूड की स्मेलिंग खराब हो जाती है, वो दिखता भी गंदा है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम भाई उसको पैक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट पैक्ड फूड रखिए, पैक्ड फूड रखिए, एंटीऑक्सीडेंट उसमें ऐड कर दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर दीजिए। जैसे हम जो चिप्स का पैकेट खोलते हैं उसमें नाइट्रोजन भरी होती है, तो वो सब कुछ क्या एंटीऑक्सीडेंट है। अब केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर केमिकल रिएक्शन, हमने ये पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में यहाँ पर दिया हुआ है आपको। एंडोथर्मिक इवोल्यूशन ऑफ गैस, कम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेट में है सब कुछ, इलेक्ट्रोलिसिस, और ये सब कुछ आपके यहाँ पर है। अब बैलेंसिंग बची हुई है, बैलेंसिंग के लिए आपको जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है कि बैलेंसिंग क्या कहता है, यहाँ पर देख लेते हैं। बैलेंसिंग ऑफ दैट इज रिक्वायर ऑफ बैलेंसिंग, ये कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। किस पर, कंजर्वेशन ऑफ मास से हम इसको समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि ना तो मास आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बदल रहा है तो जितना मास यहाँ पर था उतना ही मास यहाँ पर था। तो मास बेसिकली जितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ प्रेजेंट थे उन्हीं के टोटल मास बराबर यहाँ होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ से हम समझते हैं कि जितना रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए उतने प्रोडक्ट में। सो इसलिए हम बैलेंस करते हैं, और बैलेंसिंग के लिए हम सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड का ही यूज करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। हिट एंड ट्रायल क्या होता है उसको भी हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। यहाँ पर कुछ कलर्स ऑफ कंपाउंड यहाँ पर आपको पता है जाकि जो कि आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप जब भी इसमें आपसे पूछा जाए कि कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ तो इस तरीके से आप जरूर इसको याद रखें। तो सॉल्ट ऑफ SPDF ग्रुप जितने भी होते हैं 1 2 3 13 और 14 आर कलरलेस। ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं या फिर वाइट होते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl, KCl, BaCl2 आर कलरलेस वाइट। कलर ऑफ कंपाउंड डिपेंड ऑन केटायन एनायन प्रेजेंट। जितने भी कलर ऑफ कंपाउंड वो बेसिकली उनके केटायन और एनायन पर ही डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड द कलर एज एब्जॉर्ब री एमिट लाइट। कलर्ड आर डी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड मिलेंगे वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्रीन कलर किसका होता है, क्रोमियम, आयरन, निकेल, और ब्लू कलर कॉपर का होता है, पिंक मैग्नीज का होता है, ठीक है। रेडिश ब्राउन आपका आयरन का होता है। एनायन की बात करिए अगर पर मैग्नेट है तो वो किस कलर का होगा, प्योर पर्पल या पिंक होता है, ठीक है। और डाइक्रोमेट की बात करें तो ऑरेंज कलर का होता है, क्रोमेट आयन हो तो येलो कलर का होता है। तो कलर्ड आयन यहाँ पर कुछ आपको गिवन है, कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। जैसे जिंक +2 वाइट होगा, ए सिल्वर +2 वाइट होगा, CO ब्लैक होगा, Fe3 ब्लैक होगा। यूजुअली व्हेन एलिमेंट बॉन्ड विथ O2 गिव्स ब्लैक कलर, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ आपको कलर गिवन है। जैसे सिल्वर क्या होता है, सिल्वर कलर, AgCl वाइट होगा, AgBr पेल येलो होगा। ये डिपेंड कर रहा है किससे, केटायन पर। ध्यान से आप देखेंगे तो केटायन पर डिपेंड कर रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट वाइट होता है, क्लोरीन येलोइश ग्रीन होता है, और ब्रोमीन ब्राउन कलर का होता है, लेड आपका ब्लूइश ग्रे, और NO2 ब्राउन फ्यूम, ठीक है, और Cu ब्राउन होता है। तो ये कुछ कलर ऑफ कंपाउंड जिसको याद करने से आपको ये होगा, एटलीस्ट आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ हम लोग बैलेंसिंग देख लेते हैं। तो CuO+H2, तो यहाँ पर बैलेंसिंग अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट में देखिए कार्बन का कॉपर का 8 एटम, एक एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो प्रोडक्ट में कॉपर का 1 है, ठीक है, तो हम नहीं कुछ करेंगे। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 2 है, तो हम नहीं कुछ नहीं करेंगे, बैलेंस्ड है प्रॉपर। बट अगर यहीं पर कुछ और होता तो हम उसे बैलेंस जरूर करते और उसको अच्छे तरीके से करते। तो किसी और सेशन में हम लोग बेसिकली बैलेंसिंग कर लेंगे। जैसे मैं एक बैलेंसिंग यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। H2+O2 सबसे सिंपल है, H2O। तो इसको समझने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम है, ठीक है, और ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 1 है। तो हम इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। जो सबसे कम है पहले उसको बैलेंस करो, जिधर कमी है। तो कमी किधर है, प्रोडक्ट में। कितने की ऑक्सीजन कमी है, 2। तो जब भी आपको बैलेंस करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस कंपाउंड के ऊपर एक ब्रैकेट लगाएंगे। मतलब आप उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं जब भी आप करेंगे होल कंपाउंड में। तो यहाँ मैंने 2 की कमी थी, 2 कर दिया। अब तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब फिर कमी किधर है, रिएक्टेंट में। तो यहाँ पे आइए, तो हाइड्रोजन 2 अब कितना हो गया, 2x2 हो गया, विच इज 4, और ऑक्सीजन कितना था, 2। तो देखो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 बराबर हो गया। मतलब रिएक्शन कैसी होगी, 2H2 + O2, और यहाँ पर 2H2O बन के आ रही होगी। मतलब हमारी अगर वाटर की इक्वेशन देखें तो बेसिकली 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन + 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके हमारी वाटर का 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी चीज़ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई विल सॉल्व ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस।
ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।